दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जीआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 14। इसमें हम सूर्यातप एवं तापमान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता के साथ साथ सामान्य अध्ययन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को देखते चलिएगा। देखिए आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, प्रमुख रूप से वायुमंडल का तापन होता है कैसे। देखिए दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण द्वारा, लघु तरंग सौरिक विकिरण द्वारा, प्रत्यावर्तित सौरिक विकिरण द्वारा या फिर प्रकीर्णित सौरिक विकिरण द्वारा। तो इसमें आपको बताना है कि प्रमुख रूप से वायुमंडल का तापन कैसे होता है या वायुमंडल कैसे गर्म होता है। तो उत्तर है आपका ऑप्शन ए, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण द्वारा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रमुख रूप से वायुमंडल का तापमान दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के द्वारा बढ़ता है, यानी वायुमंडल का तापन या वायुमंडल का गर्म होना ये दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के द्वारा होता है। पृथ्वी सूर्य से लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है, जबकि दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में इस ऊर्जा को लौटा देती है। अगला प्रश्न है, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है। ऑप्शन है दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच, केवल 70 डिग्री उत्तरी से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच, केवल 80 डिग्री दक्षिणी से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, या दोनों गोलार्धों में 80 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है। तो ये है केवल 80 डिग्री दक्षिणी से 80 डिग्री दोस्तों 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, ये ऑप्शन सी है। देखिए अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के अनुसार केवल 80 डिग्री दक्षिणी से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है, और ऐसा सूर्यातप की मात्रा में अंतर और दक्षिणी गोलार्ध में तुलनात्मक रूप से स्थलीय भाग में कमी और महासागरीय क्षेत्र की अधिकता के कारण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यातप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, सूर्य की किरणों की कोणात्मक स्थिति, दिन की लंबाई, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी या भूमिगत जल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूमिगत जल। दोस्तों अंडरग्राउंड वाटर जो है ये सूर्यातप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। और देखिए सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जान लेते हैं। ये है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, दिन की लंबाई, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी, सौर कलंक, वायुमंडल का प्रभाव जैसे प्रकीर्णन, प्रत्यावर्तन, अवशोषण, ये सभी सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करते हैं। लेकिन भूमिगत जल का प्रभाव सूर्यातप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तापमान में एडियाबेटिक बदलाव किस कारणवश होता है। वायु के तापमान में बदलाव, हवा में सिकुड़न या फैलाव, तेज विकिरण या तेज हवाएं। तो दोस्तों तापमान में एडियाबेटिक या रुद्धोष्म परिवर्तन जो होता है ये हवा में सिकुड़न या फैलाव के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए तापमान में एडियाबेटिक बदलाव या हवा में सिकुड़न या फैलाव के कारण जो होता है इसे रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है। कोई निश्चित आयतन वाली वायु यदि सागर तल से ऊपर उठती है तो वहाँ पर कम वायुमंडलीय भार के कारण उसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि वायु का फैलाव होने लगता है। इसके विपरीत ऊंचाई से जब निश्चित आयतन वाली वायु नीचे उतरती है तो अधिक वायुमंडलीय भार के कारण वह सिकुड़ती है और उसका आयतन घट जाता है। तो इस तरह वायु के ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर या नीचे जाने के कारण बिना अतिरिक्त उष्मा के तापमान में परिवर्तन आ जाता है, और यही परिवर्तन एडियाबेटिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा यानी सूर्यातप प्राप्त करती है, जिसका विकिरण होता है कहाँ से। फोटोस्फीयर से, आयनोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से या फिर ट्रोपोस्फियर से।
तो सही उत्तर है फोटोस्फीयर से, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। फोटोस्फीयर को हिंदी में प्रकाश मंडल या आभा मंडल कहा जाता है। देखिए, सूर्य की बाह्य सतह यानी प्रकाश मंडल से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय लघु विकिरण तरंगों के माध्यम से विकिरण होता है और धरातली सतह सौरिक विकिरण ऊर्जा को प्राप्त करके गर्म होती है। सूर्य के सामने स्थित पृथ्वी के सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त सौरिक ऊर्जा की मात्रा भी स्थिर रहती है, जिसको कि सोलर कांस्टेंट यानी सौर्य स्थिरांक कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंध सर्वाधिक मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करता है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं उष्ण कटिबंध जो है सर्वाधिक मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करता है और भूमध्य रेखी भाग में सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों, जिस कारण वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है। और जो विषुवतीय क्षेत्र हैं, इसके अलावा उष्ण कटिबंधी मानसूनी प्रदेश में भी तापमान वर्ष भर ऊंचा बना रहता है और शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध की अपेक्षा उष्ण कटिबंध अधिक सूर्यातप प्राप्त करता है। अगला है, सूर्य से संचालित ऊर्जा किस तरह की ऊर्जा है? देखिए, सूर्यातप, बिजली की धारा का अवरोधन, पृथकत्व या विकिरण। तो सही उत्तर है दोस्तों, सूर्य से संचालित ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। तो जो विकिरण सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है उस विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, औसत दूरी जो है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और यह दूरी 4 जुलाई की निकटतम स्थिति को सबसे अधिक 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर, जिसको एपी हीलियन या एपहीलियन कहा जाता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है 4 जनवरी की निकटतम स्थिति को सबसे कम दूरी 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर होती है, जिसे उपसौर या पेरीहीलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी द्वारा सूर्यातप की प्राप्ति अधिकतम होगी कब? देखिए, 3 जनवरी, 3 मई, 4 अगस्त या 4 जुलाई को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन डी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले जो सूर्यातप की प्राप्ति है वो अधिकतम होगी। और आप जानते हैं कि 4 जुलाई को ये जो दूरी है या पृथ्वी के द्वारा सूर्यातप की प्राप्ति जो होती है वो अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है किस रूप में? दीर्घ तरंगों का, लघु तरंगों का, मध्यम तरंगों का या फिर आपको बताना है पराबैंगनी तरंगों का। तो सही उत्तर है दोस्तों, कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग लघु तरंगों का होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम भाग सूर्य से लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है और पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा को सौर विकिरण या सूर्यातप कहा जाता है। और आप जान लीजिए, सूर्य की सतह से ब्रह्मांड में चारों ओर प्रति वर्ग सेंटीमीटर सतह के प्रति सेकंड में 250,000 अश्वशक्ति के बराबर की ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती है और पृथ्वी को इस विशाल ऊर्जा की मात्रा का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न कंडीशनल प्रश्न है कि यदि भूमध्य रेखा पर सौरिक ऊर्जा 100% है तो ध्रुवों में वह कितना होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि भूमध्य रेखा पर सौरिक ऊर्जा 100% है तो ये ध्रुवों पर 42% रह जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त जो सूर्यातप की मात्रा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है और सूर्यातप की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के पास होती है और ध्रुवों पर ये 42% रह जाता है। यहाँ पर साढ़े अक्षांश और सूर्यातप का प्रतिशतता दिया गया है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 100%, 10 डिग्री पर 99, 20 डिग्री पर 95, 30 डिग्री अक्षांश पर 88, 40 डिग्री पर 79, 50 डिग्री पर 68, 60 डिग्री पर 57, 70 डिग्री पर 47, 80 डिग्री अक्षांश पर 43 और 90 डिग्री पर ये 42% रहता है। देखिए, ध्रुवों पर सौरिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कारण तापमान का पृथ्वी की सतह पर वितरण को प्रभावित नहीं करता है? देखिए, अक्षांशीय स्थिति, दिन की अवधि, वायुमंडलीय दबाव या समुद्र तल से ऊंचाई। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव।
दोस्तों, धरातल पर तापमान के स्थानिक और कालिक वितरण का अत्यधिक महत्व होता है और तापमान के क्षैतिज वितरण को सतही वितरण के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तापमान के सतही वितरण पर कई कारकों का नियंत्रण होता है, जैसे भूमध्य रेखा से दूरी या अक्षांशीय स्थिति, सागर तल से ऊंचाई, सागर तट से दूरी, स्थल एवं जल का गुण, धरातली सतह का गुण, महासागरीय धाराएं, दिन की अवधि, ये सभी कारक महत्वपूर्ण है। वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर तापमान का पृथ्वी की सतह पर वितरण को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं? देखिए, ऑप्शन जो दिए गए हैं, विषुवत रेखा के दक्षिण में 5 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा के उत्तर में 5 डिग्री अक्षांश या कर्क और मकर रेखा पर। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, अधिकतम तापमान कर्क और मकर रेखाओं पर दर्ज किए जाते हैं और आप जानते हैं 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमकता है और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का ये सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को प्राय दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है और संपूर्ण विश्व में दिन और रात की लंबाई समान होती है। और 22 दिसंबर को प्रायः सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है और ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अधिकतम तापमान कर्क और मकर रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है। और आप जानते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच इस विस्तृत भूभाग को प्रदेश के अंतर्गत ऐसे शामिल किया जाता है कि प्रकाश रेखा विषुवत रेखा को सदैव 2 बराबर भागों में काटती है, जिस कारण दिन और रात्रि के जो समयावधि है वो बराबर होती है। सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, जिस कारण वर्ष भर तापमान ऊंचा बना रहता है। इस कारण यहाँ पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। इस क्षेत्र में वार्षिक तापांतर स्थलों पर 4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सागरों पर केवल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का ही होता है। तो लगातार मौसम यहाँ पर गर्म ही बना रहता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया गया है? तो सही उत्तर है कर्क रेखा। देखिए दोस्तों, सामान्य रूप से देखा जाए तो सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती है, लेकिन प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में भी कालिक या समय से परिवर्तन होता है। सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थितियों के कारण अत्यधिक सूर्यातप भूमध्य रेखा के दोनों ओर खिसकता है। इस कारण अधिकतम तापमान प्राप्त करने वाली तापीय अक्षांश रेखा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और कर्क रेखा की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर होती है। साथ ही उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक स्थलखंड हैं, जिससे कर्क रेखा के आसपास सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है कि अधिकतम दैनिक तापांतर पाया जाता है कहाँ पर? तो उत्तर है, देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखीय प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान, भूमध्य सागरीय प्रदेश और सवाना घास के मैदानों में अधिकतम दैनिक तापांतर उष्ण रेगिस्तान में पाया जाता है। और उष्ण रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिम में 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। उष्ण रेगिस्तान में दिन के समय तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जबकि रात में रेत के ठंडा होने से तापमान जल्दी कम भी हो जाता है और इस तरह उष्ण रेगिस्तान में दैनिक तापांतर अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है। विषुवत रेखा, सवाना, मानसून प्रदेश या उष्णकटिबंधीय मरुप्रदेश? तो उत्तर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय मरुप्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेशों में पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, शुष्क कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध? तो कर्क और मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है और यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लगातार सीधी पड़ती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं।
66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, यही प्रश्न दोबारा पूछा है कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है वो क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं उसको उष्णकटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर तापमान बहुत अधिक रहता है। अगला प्रश्न है, तापक्रम का अध्ययन नहीं किया जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण के रूप में, क्षैतिज वितरण के रूप में, तिर्यक वितरण के रूप में या फिर प्रादेशिक वितरण के रूप में। तो उत्तर है दोस्तों, तापक्रम का अध्ययन ऊर्ध्वाधर वितरण, क्षैतिज वितरण और प्रादेशिक वितरण के रूप में किया जाता है, जबकि तिर्यक वितरण के रूप में इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन का मुख्य कारण है। ओजोन गैस की उपस्थिति, पृथ्वी का विकिरण, गर्म हवा का ऊपर उठना या जेट स्ट्रीम। तो सही उत्तर है ओजोन की उपस्थिति। देखिए दोस्तों, उच्च वायुमंडलीय तापन प्रतिलोपन का मुख्य कारण ओजोन गैस की उपस्थिति है और उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोपन, अपवाही प्रतिलोमन और जो है इस तरह के होते हैं। उच्च वायुमंडल में ओजोन गैस सौरिक विकिरण की परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करके अपना तापमान बढ़ा लेती है, जिससे उसके ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ कम तापमान होने से प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तापमान विलोपन की स्थिति उत्पन्न करने में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है लंबी ठंडी रात, पर्वताकीर्ण घाटी, तीव्र वेग से प्रवाहित वायु और स्वच्छ आकाश। तो आप देख सकते हैं तीव्र वेग से बहती वायु जो है ये तापमान विलोपन की स्थिति उत्पन्न करने में उत्तरदायी कारक नहीं है। दोस्तों, धरातल के निकट तापमान विलोपन या प्रतिलोमन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी कारकों में जाड़े की दीर्घ रात्रि, स्वच्छ आकाश और बादल रहित होना, धरातल के पास शुष्क पवन, वायुमंडल का शांत और स्थिर होना चाहिए, पवन संचार मंद होना चाहिए और हिम से आच्छादित धरातल या घाटी होनी चाहिए। इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर है कि तीव्र वेग से बहती पवन तापमान विलोपन की स्थिति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है, तापमान विलोपन के लिए कौन सी उपयुक्त दशा नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए कि शीत ऋतु में शांत और साफ आकाश, धरातल का प्राकृतिक वनस्पत से आवृत होना, जब आकाश साफ हो और प्रतिचक्रवाती दशाएं हों और जब धरातल बर्फ और हिम से ढका हो। तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होना तापमान प्रतिलोपन के लिए उपयुक्त दशा नहीं है। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि धरातल का प्राकृतिक वनस्पत से आवृत होना या ढका होना तापीय प्रतिलोपन के लिए उपयुक्त दशा नहीं है और अन्य विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। अप्रवाही प्रतिलोमन, अभिवहनीय प्रतिलोमन, यांत्रिक प्रतिलोमन या कालिक प्रतिलोमन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कालिक प्रतिलोमन। दोस्तों, सामान्यतः क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, लेकिन इस समय इस सामान्य तापमान के विपरीत कभी कभी कालिक और स्थानीय रूप में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। इसे ऋणात्मक ताप पतन की दर कहते हैं। इस क्रिया के कारण नीचे अपेक्षाकृत ठंडी वायु की परत और उसके ऊपर गर्म वायु की परत की स्थिति हो जाती है। इस स्थिति या दशा को तापमान का प्रतिलोमन कहा जाता है। तापमान का प्रतिलोमन कई प्रकार की दशाओं में विभिन्न कारकों के फलस्वरूप होता है। इस आधार पर तापीय प्रतिलोमन को 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक तो अप्रवाही प्रतिलोमन, अभिवहनीय और यांत्रिक। कालिक प्रतिलोमन जो है ये तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। देखिए, वाताग्रीय प्रतिलोमन, अभिवहनीय प्रतिलोमन, अक्षांशीय प्रतिलोमन या यांत्रिक। तो देखिए दोस्तों, प्रतिलोमन के प्रकार में अप्रवाही प्रतिलोमन, अभिवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन, इसके अलावा यांत्रिक प्रतिलोमन ये प्रमुख हैं और 3 प्रकार हैं इसके। इसमें अक्षांशीय प्रतिलोमन नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि तापमान की प्रतिलोमता का अर्थ क्या है। तो उत्तर हो जाएगा ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होना जो है तापमान की प्रतिलोमता कहलाती है। ऑप्शन है निम्न पहला अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तापमान प्रतिलोमन का एक प्रकार नहीं है। अक्षांशीय, अप्रवाही, प्रवाही और यांत्रिक। तो आप जानते हैं अक्षांशीय प्रतिलोमन ये तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ताप विलोमता से क्या तात्पर्य है। तो आप जानते हैं ताप विलोमता का तात्पर्य ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होना है, और ऐसे आप जानते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आ जाती है, लेकिन ताप विलोमता का तात्पर्य ये होता है ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होना। अगला प्रश्न है, लंबी रातें, स्थिर मौसम, स्वच्छ आकाश आदर्श दशाएं हैं किसके लिए। तो दोस्तों विकर्णीय तापमान प्रतिलोमन के लिए लंबी रात, स्थिर मौसम और स्वच्छ आकाश जो है आदर्श दशाएं हैं। और आप देख सकते हैं कि लंबी रातें, स्थिर मौसम, स्वच्छ आकाश विकिरणीय तापमान प्रतिलोमन के लिए आदर्श दशाएं हैं। धरातल के निकट वायुमंडल के सबसे निचले भाग में घटित होने के कारण इसको धरातलीय प्रतिलोमन की संज्ञा दी जाती है, और इस तरह का प्रतिलोमन मुख्य रूप से मध्य और उच्च अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों में जाड़े की लंबी रातों के समय होता है। अगला प्रश्न है, संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी को क्या कहा जाता है। देखिए, सामान्य ह्रास दर, शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन या ओसांक। तो सही उत्तर है संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी को आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रत्येक 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान की सामान्य ह्रास दर कितनी होती है आपको बताना है। ऑप्शन है 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.90 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सही उत्तर है प्रत्येक 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान की सामान्य ह्रास दर 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप पतन दर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर कितनी है। तो सही उत्तर है आप जानते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। इसे ही सामान्य तापमान दर कहते हैं। और दोस्तों प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस में उसमें कमी होती है उसके तापमान में, और इसको ही सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई में तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर कितना है। तो आप जानते हैं कि ये 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर होता है, और इसी को सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायु के क्षैतिज संचरण के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। तो वायु के क्षैतिज संचरण के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण को अभिवहन कहा जाता है, और वायु के क्षैतिज संचरण के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण को अभिवहन कहते हैं। लंबवत संचरण की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचरण सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कितना है। तो देख लीजिए दोस्तों, शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर थोड़ा सा अधिक होता है, और ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसको समझते हैं, जब कोई असंतृप्त वायु ऊपर उठती है तो उसका तापमान प्रति 1000 मीटर पर 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड या लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है, और इस ताप ह्रास दर को रुद्धोष्म ताप ह्रास दर या शुष्क एडियाबेटिक दर कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऊपर उठती हुई वायु ठंडी होती है, यानी किसी निश्चित वायु का तापमान उठते समय भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्म संचार का एकमात्र साधन निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है।
ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्म संचार का एकमात्र साधन कौन सा है? चालन, अभिवहन, संवहन और विकिरण। तो सही उत्तर है चालन। चालन या जिसको कंडक्शन कहा जाता है दोस्तों, ये ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्मा संचार का एकमात्र साधन चालन है। इसके अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान या ग्रहण करता है। अगला है कि जितना ही अधिक गर्म पिंड होगा उससे उतनी ही अधिक लघु तरंगों वाली ऊर्जा का विकिरण होगा। ये किसका नियम है? तो उत्तर है ये प्लांक के नियम से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, प्लांक के नियम के अनुसार जितना ही अधिक गर्म पिंड होगा उससे उतनी ही अधिक लघु तरंगों वाली ऊर्जा का विकिरण होगा। और मैक्स प्लांक जर्मनी के एक भौतिकविद थे। उन्होंने विकिरण नियम का प्रतिपादन किया था, जिसके लिए उन्होंने गणितीय सूत्रों का सहारा लिया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक एल्बिडो या परावर्तित सूर्यातप होता है कहाँ पर? देखिए, हिमाच्छादित धरातल से, रेत से, घास से या शुष्क धरातल से। तो सही उत्तर है सर्वाधिक एल्बिडो हिमाच्छादित धरातल से होता है। एल्बिडो या जिसको परावर्तित सूर्यातप कहते हैं दोस्तों, हिमाच्छादित सतह प्राप्त सूर्यातप का सर्वाधिक भाग परावर्तित करते हैं और पृथ्वी का औसत एल्बिडो 35 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका एल्बिडो उच्चतम है? पक्षाप मेघ, कपासी वर्षा मेघ, गलनशील हिम या बालू। तो आप जानते हैं गलनशील हिम का एल्बिडो या परावर्तित सूर्यातप अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न सतहों में से किसकी एल्बिडो दर सतह की प्रतिबिंबित गुणवत्ता सबसे अधिक है? आपको बताना है। तो झील, बर्फ की चादर, चावल के खेत या गेहूं का खेत। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा एल्बिडो उच्चतम किसका होता है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बर्फ की चादर का एल्बिडो सबसे अधिक होता है। आप जानते हैं बर्फ की चादर या हिमाच्छादित धरातल की एल्बिडो दर सबसे अधिक होती है और संपूर्ण पृथ्वी की औसत एल्बिडो 35 है। अगला प्रश्न है, एल्बिडो कुल सौर विकिरण का पृथ्वी के धरातल द्वारा परावर्तित औसत प्रतिशत कितना है? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 30%, 40%, 50 या 25%। तो आप जानते हैं दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी की औसत एल्बिडो 35% है। ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए आप याद रखिएगा कि सही उत्तर 35% है पृथ्वी का औसत एल्बिडो। अगला है कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? तो आप जानते हैं कि ये है 35, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, सौर विकिरण के दृश्यमान भाग का कितना प्रतिशत भाग बादलों की सतह से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है? 25%, 30%, 35% या 40%। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार 100 इकाई में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं, जिसमें से 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर से और 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों से। तो 6 इकाइयाँ धूल कणों और जल कणों द्वारा परावर्तित होती हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कितना प्रतिशत बादलों की सतह से परावर्तित होता है? तो इसमें से 27% भाग, याद रखिएगा 27% भाग ये क्लाउड यानी बादलों की सतह से परावर्तित होता है। अगला प्रश्न है, बर्फ से सीधे जलवाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के लिए अधोलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या वाष्पन। तो सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। जब किसी ठोस का वाष्प में सीधे रूपांतरण होता है तो ये क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। बर्फ से सीधे जलवाष्प का रूपांतरण ऊर्ध्वपातन क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में कम से कम महत्व की है? संचालन, संवहन, संघनन की गुप्त ऊष्मा या पार्थिव विकिरण। तो सही उत्तर है संघनन की गुप्त ऊष्मा। पृथ्वी के धरातली सतह पर प्राप्त सौरिक ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण होता है। इस ऊष्मा द्वारा वायुमंडल का ऊष्मन होता है और वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना सौरिक विकिरण का प्रत्यक्ष अवशोषण, संचालन, संवहन, पार्थिव विकिरण और एडियाबेटिक प्रोसेस आदि प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इन प्रक्रियाओं के अलग भी वायुमंडल कुछ अन्य विधियों से भी गर्म होता है। सौरिक और पार्थिव ऊष्मा का कुछ भाग वाष्पीकरण और संघनन के रूप में लगा रहता है। इस तरह संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा भी वायुमंडल के ऊष्मन जो है इसके गर्म में
प्रभाव होता है। अगला है कि सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है? ऊंची पहाड़ियाँ, पठार, इसके अलावा सागरीय तटीय भाग या खुले सागर। तो सही उत्तर है ऊंची पहाड़ियाँ और पर्वत को देखिए विकिरण खिड़की कहा जाता है। सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण ऊंची पहाड़ियाँ या पर्वतों को पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के हिमाच्छादित सतह का एल्बिडो आप जानते हैं सर्वाधिक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ऊष्मा का हस्तांतरण को कहा जाता है संचालन, संवहन, ऊर्जा विकिरण और विद्युत चुंबकीय हस्तांतरण। तो सही उत्तर है संचालन। देखिए ऊष्मा का हस्तांतरण इसको कंडक्शन या संचालन कहते हैं। संचालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंडों का एक दूसरे से संपर्क होता है। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। अगला प्रश्न और आज के जो प्रैक्टिस सेट या सेट हम सॉल्व कर रहे हैं इसका आखिरी प्रश्न है। पहले खाली जगह दिया गया है, इस अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहते हैं। ऑप्शन देखिए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो उत्तर है दोस्तों 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इस अक्षांश रेखा को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, आश्रम पद्धति, केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि के लिए सामाजिक विज्ञान और भूगोल से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। कुछ तथ्य ऐसे महत्वपूर्ण रहे जो आपको हमेशा याद करना है, तो इस वीडियो से उन तथ्यों को आप छांट लीजिएगा जो कि हर परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।